अब बिहार के इस मैप में देख सकते हैं ये देश की कई ऐसी सीट्स हैं जहां पर डेमोक्रेसी काम नहीं करती है। ये 126 से मार्क जो एरिया है वो है महुआ की सीट। देखेंगे तेज प्रताप यादव को। इसमें मुख्य रूप से ये खबर किसी ने ब्रेक नहीं की होगी, हम आपको बता दें कि राबड़ी देवी जो है वो तेज प्रताप यादव को चुनाव जितवाने के लिए आंतरिक रूप से बहुत ज्यादा काम कर रही हैं। हमने आपको दिखाया बिहार का सच और बिहारियों की भावना। तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे क्या? अलीनगर का फैसला भी ईवीएम में बंद होगा, क्योंकि पिछले 2 महीनों से हमारी ग्राउंड टीम ने बिहार केवल दिखाया नहीं है, बिहार को जिया भी है। बिहार वो राज्य जिसको आज भी उस परसेप्शन का बोझ उठाना पड़ता है जो 90 के दशक में बिहार के साथ जुड़ा। पहले आप जैसे पत्रकार अस्पताल में जाते थे और दिखाते थे जो बेड पर कुत्ता है, आज आप ही दिखला रहे हैं जो एक बेड पर 3 आदमी है। तो लोगों का विश्वास अस्पताल के ऊपर बढ़ा है। बिहार जो प्रोपोगंडा मीडिया के लिए 5 वर्षीय टूर प्रोग्राम है, माथे पे गमछा से मुरेठा बांध के काबा की थेतराई करके लिट्टी चोखा, सत्तू, गांधी मैदान, पीके का इंटरव्यू, तेजस्वी की रैली, नीतीश कुमार की एंटी इनकम्बेंसी या प्रो इनकम्बेंसी, भाजपा की अगली लीडरशिप, चिराग पासवान के सरप्राइज। अगर इन सब में से पीके को निकाल दिया जाए तो प्रोपोगंडा मीडिया की 2020 और 2025 की बिहार चुनाव कवरेज में आपको कोई बदलाव नहीं दिखेगा, क्योंकि बिहार का विकास कभी भी एक सेलेबल कमोडिटी नहीं बना। अब रोड कैसा है? देखिए रोड कैसा है। इसलिए का हो भैया बिहार आ गई नी से शुरू हुआ सफर जातिवाद के गणित को गिनाने में और पटना के 4 चक्कर लगाकर लिए गए फर्जी ज्ञान को दांत चबा कर बताने के साथ ही खत्म हो जाता है। लेकिन बिहार में जो इंडस्ट्रीज लगे हैं, महिलाओं के जीवन में जो अमूल परिवर्तन आया है। 10th में जैसे कि आप फर्स्ट डिवीजन लाइएगा तो 10,000 या 10,000 रुपए आते हैं। काफी इंडस्ट्री लग रही है। जैसे पटना का जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें मैंने देखा कि काफ़ी डेवलपमेंट डे बाई डे हो रहा है, नई इंडस्ट्री आ रही है उसमें भी। बच्चियों का एजुकेशन नॉर्मलाइज ही नहीं हुआ, नेसेसिटी भी बना है। ये बेगूसराय में जो रामधारी सिंह कॉलेज है वही हमारा है। मतलब कि यहीं पे आपने पढ़ाई की और अब यहीं पे अपनी पहली नौकरी। हाँ जी। अब मैट्रिक में फर्स्ट कर रहे हैं तो 10,000, बहन बेटी को 25,000 रुपया मिल रहा है, इंटर में, बीए में 50,000 रुपया। पहले क्या मिलता था? कुछ नहीं। युवा रात के 2 बजे सड़क पर रील बना रहे हैं। दिल्ली के सभी पत्रकार चमचमाती सड़क में एक रात का सफर करके बिहार पहुंच जा रहे हैं। इस बदलते बिहार की खबरें आपने सिर्फ द पैम्फलेट में ही सुनी होगी। द पैम्फलेट की बिहार चुनाव यात्रा में आपका स्वागत है। मैं प्रभात रंजन मिश्रा। क्योंकि हम बिहार को कमोडिटी के रूप में नहीं देखते। तेजस्वी जी का बात छोड़िए, तेजस्वी जी कोई नेता थोड़ी है वो। अरे क्या बात कर रहे हैं? नेता प्रतिपक्ष और आप कह रहे हैं नेता। हम मोदी जी से हैं। जो रोजगार वगैरह बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। बाहर देश में काम कर रहे थे, अभी गांव में काम करने के मिल रहा है। जब द पैम्फलेट ने हमारे जमीन से जुड़े साथी प्रभात मिश्रा के साथ बिहार यात्रा शुरू की तो हमारा उद्देश्य एकदम साफ था। इस चुनाव के बहाने हमें बिहार के साथ जस्टिस करना था। हमें वो बिहार दिखाना था जो दिखाना प्रोपेगेंडा पत्रकारों को सूट नहीं करता। मेरे हाथ में इस वक्त ये गुड़िया है। ये गुड़िया बिहार का भविष्य लिखेगी। कैसे, ये जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं एक फोड़ी में। ये फोड़ी में इस गुड़िया को मखाना का रूप दिया जाता। हमने आपको दिखाया बिहार का सच और बिहारियों की भावना, जिसको देखकर काफी हद तक आप समझ सकते हैं कि बिहार में क्या होने वाला है। पहले खाता खोलवाने आदमी जाता था, खाता खोलवाने जंगल राज में, तब बैंक वाले पूछते थे कई रुपया है कि खाता खोलवाएगा। आज मोदी के राज में खाता खोलने वाला घर पे आता है। तेजस्वी यादव जो तारे और सितारे की तरह घूमते रहते इधर उधर, उनको सीएम कैसे बना दोगे आप? जो पढ़े लिखे नहीं है, एजुकेटेड है नहीं, लेकिन उनको पीएम और सीएम जरूर बनना है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल अब अपने अंतिम मोड़ में आ गया है। कल पहले चरण की वोटिंग होने जा रही है। इस चरण में कई ऐसी सीटें हैं जो पूरे राज्य का मूड और दिशा तय कर सकती हैं। कल बिहार के 243 में से 121 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। अब बिहार के इस मैप में देख सकते हैं, ये पीले रंग से मार्क जितने भी एरियाज हैं, यहाँ पर कल यानी 6 नवंबर को फेज 1 की वोटिंग होने जा रही है, और ये गुलाबी रंग से मार्क जो एरियाज हैं, यहाँ पर 11 नवंबर को फेज 2 की वोटिंग होगी। पर फिलहाल हम अभी फेज 1 की वोटिंग की बात करते हैं। इसमें दोनों डिप्टी सीएम यानी कि सम्राट चौधरी की तारापुर और विजय सिन्हा की लखीसराय सीट है। लालू के उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव की राघोपुर और बागी बेटे तेज प्रताप की महुआ का चुनाव। इसमें मैथिली ठाकुर और उनके साथ साथ अलीनगर का फैसला भी ईवीएम में बंद हो
होगा। इसके अलावा सहरसा, कुशेश्वर स्थान, गौराबौराम, दरभंगा की दोनों सीटें, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, वैशाली, बेगूसराय, मोकामा, दानापुर, बक्सर सहित अन्य इंटरेस्टिंग सीटों पर चुनाव भी इसी चरण में हो जाएगा। और हमने कोशिश की है कि हम सीधा सीधा आपको ब्रूटल ट्रूथ दे सकें। ऐसे में आज हम जुड़ रहे हैं अपनी बिहार ग्राउंड टीम के प्रभात जी से। इन 121 सीटों पर क्या फैसला लिया जाएगा, जनता के मन में क्या है, किसको बढ़त मिलेगी, ये सब हम उनसे ही जानेंगे, क्योंकि पिछले 2 महीनों से हमारी ग्राउंड टीम ने बिहार केवल दिखाया नहीं है, बिहार को जिया भी है। तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे क्या? साथ ही हम जानेंगे उन हॉट सीट्स की जमीनी हकीकत जहां मुकाबला सिर्फ उम्मीदवारों के बीच नहीं बल्कि विरासत बनाम बदलाव। ये जो महुआ और राघोपुर वाली सीट है वो राजद का भविष्य तय करने वाली है। और परिवार बनाम विकास कि राबड़ी देवी जो है वो तेज प्रताप यादव को चुनाव जितवाने के लिए आंतरिक रूप से बहुत ज्यादा काम कर रही है और उन्होंने ये सीट जो है वो तेज प्रताप यादव के फेवर में लगभग ला दी है। यहाँ से तेज प्रताप यादव आपको बढ़त लेते हुए नजर आएगी। और जाति बनाम प्रदर्शन का है। देखिए, फिर मैं आपको वही जो चीज मैंने कहा कि देश की कई ऐसी सीट्स हैं जहां पर डेमोक्रेसी काम नहीं करती है। आजादी के 75 वर्ष बाद भी अगर अमेठी की सड़कें नहीं बनी है और अमेठी से लगातार कांग्रेस के सांसद बन जा रहा है तो क्यों? वहां भावना काम करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं वैशाली डिस्ट्रिक्ट की। वैशाली डिस्ट्रिक्ट की एक इंपॉर्टेंट सीट जो है वो है राघोपुर की, जो कि आप यहाँ 128 नंबर से मार्क देख सकते हैं। इस राघोपुर सीट में आरजेडी के तेजस्वी यादव मिलेंगे, बीजेपी से सतीश कुमार यादव, जेएसपी यानी जन स्वराज पार्टी से चंचल कुमार, जेजेडी यानी जनशक्ति जनता दल से प्रेम कुमार यादव। सबसे पहले तो राघोपुर की बात, वहां पे तेजस्वी यादव की ऐसा बोल रहे हैं क्लियर मार्जिन हो सकती है, विन बताई जा रही है, बट कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं जिनके मुताबिक वहाँ के जो लोग हैं डेवलपमेंट को लेकर कुछ थोड़ी सी नाराजगी है उनमें। तो क्या वोटिंग फैक्टर में ये देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे पहले ये समझिए राघोपुर सीट लालू खानदान के लिए वैसे ही है जैसे अमेठी और रायबरेली कांग्रेस परिवार के लिए रही है, सैफई मुलायम सिंह यादव के लिए रही है। ये पारिवारिक सीट है जहां से ये लगातार जीतते रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये किला ढहा नहीं है। वहां के लोकल यादव ने ही ये किला एक बार ढा दिया है। ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। पिछली बार निर्दलीय लड़े चुनाव, पिछली बार जो निर्दलीय एक व्यक्ति चुनाव लड़ा था वो एक बहुत बड़ा वोट अपने हिस्से ले आया है। अब तेजस्वी यादव जीत को लेकर आश्वस्त क्यों है? तो आश्वस्त इसलिए है क्योंकि पिछली बार वो बहुत बड़े मार्जिन से जीत गए थे, लेकिन वो उसके पीछे का कारण भूल जाते हैं। पिछली बार वहां पे एलजेपी चुनाव लड़ी थी चिराग पासवान की। जो एलजेपी वोट मुख्य रूप से जो लेके गई थी वो एनडीए खेमे का लेके गई थी, जिसकी वजह से तेजस्वी यादव का मार्जिन ज्यादा था। जीतने की पोजीशन में तेजस्वी यादव अभी भी नजर आ रहे हैं, लेकिन आप ये कहेंगे कि वो वहां से वो सीट हार नहीं सकते हैं, तो मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ। मसलन कारण 3। पहला कारण डेवलपमेंट। जब लालू यादव जी की ये सीट रही थी राघोपुर एक दियारा है। दियारा बिहार की भाषा में आप आइलैंड को समझिए, जहां पे मोस्टली जो है वो पानी का प्रभाव ज्यादा रहता है। आइलैंड जैसी तो कोई चीज नहीं होती, लेकिन चारों ओर पानी से घिरे रहने के कारण बाढ़ प्रभावित वो क्षेत्र रहता है। तो वहां पे जब लोगों से कहा गया, लालू यादव से लोगों ने कहा कि भैया जी सड़क बनवा दीजिए, हमारे यहाँ दिक्कत है, पुल बनवा दीजिए, हमारे यहाँ दिक्कत है, तो बोले बाढ़ का पानी आएगा तो पिलर बह जाएगा, तो पुल क्या हवा में खड़ा रहेगा? उसी जगह पर नीतीश कुमार की सरकार ने पुल बनवा दिया। अब तेजस्वी यादव को नाव से प्रचार करने के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जाना है, वो प्रचार करने के लिए सटासट गाड़ी से जा सकते हैं। एलजेपी इस बार खड़ी नहीं है, ऊपर से यादव वोटों के बीच में बंटवारा नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव को लेकर एंटी इनकन्वेंसी है, क्योंकि 5 साल नेता रहते हुए, जिसमें 17 महीने 18 महीने आपकी सरकार रही है, वो रहते हुए भी आपने बाढ़ को लेकर राघोपुर में कोई कदम नहीं उठाए, जबकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव पहुंचे, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। तो तेजस्वी यादव के लिए इस बार ये सीट बचाना नाक की लड़ाई है। यही वजह थी कि उन्होंने फुलपरास नाम की एक दूसरी सीट का भी चयन किया था कि जहां से वो चुनाव जाके लड़े, वहां से ईबीसी वोटर्स को एक संदेश दे। मिथिलांचल कोसी बेल्ट जो कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का स्ट्रांग होल्ड है, वहां पे जाके अपनी उम्मीदवारी दाखिल करके एक चैलेंज करे। लेकिन जब फुलपरास का उन्होंने सर्वे निकाला तो उन्हें पता चला कि यहाँ पे राजद कैंडिडेट की जीतने की संभावना ना के बराबर है। तो राघोपुर भी हारेंगे और
फुलपरास भी हारेंगे, इसलिए उन्होंने राघोपुर को चुना। और राघोपुर की लड़ाई इस बार काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन फिर मैंने कहा ना, इस देश के अंदर कुछ ऐसे सीट्स हैं जहां पे डेमोक्रेसी काम नहीं करती है, राघोपुर उनमें से एक। अब आते हैं वैशाली की दूसरी इंपॉर्टेंट सीट जो कि है महुआ। ये 126 से मार्क जो एरिया है वो है महुआ की सीट। यहाँ पर आप जनशक्ति जनता दल से देखेंगे तेज प्रताप यादव को, आरजेडी से मुकेश कुमार रोशन, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से आप देखेंगे संजय कुमार को। अगली सीट महुआ पे आते हैं। देखा जाए इस बार एक पारिवारिक दंगल देखने को मिल सकता है वहां पर, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी बना ली है, वो उससे लड़ रहे हैं वहां पर। तो क्या जो आरजेडी का ट्रेडिशनल वोट बैंक है वो उनके साथ रहेगा, या फिर महुआ इस बार कुछ इक्वेशन बदलेगा वहां पर? देखिए, 2 बार चक्कर लगा है हमारा महुआ और उसके आसपास। सबसे बड़ी बात यह है, जब हम दौरे के लिए आए थे तो उसके कुछ दिनों भीतर ही हमारा एक दौरा लगा था। तो वहां पे जब हम गए थे तब का माहौल और अब जब दूसरी बार हम पहुंचे तब के माहौल में जमीन आसमान का फर्क है। तब हमने पूछा था कि तेज प्रताप यादव जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, लालू जी के बेटे हैं, अपनी पार्टी से हैं। तो वहाँ जो मोस्टली राजद के कार्यकर्ता थे उनका कहना था कि हमें किसी व्यक्ति से मतलब नहीं है, हमें लालटेन छाप से मतलब है। तो तेज प्रताप यादव उस वक्त चुनाव हारते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन पिछले 1.5 महीने में तेज प्रताप यादव का कैंपेन, लोगों से जुड़ने का उनका भाव और पीछे से परिवार के कुछ लोगों का आंतरिक सपोर्ट, जिसमें मुख्य रूप से ये खबर किसी ने ब्रेक नहीं की होगी, हम आपको बता दें कि राबड़ी देवी जो है वो तेज प्रताप यादव को चुनाव जितवाने के लिए आंतरिक रूप से बहुत ज्यादा काम कर रही हैं और उन्होंने ये सीट जो है वो तेज प्रताप यादव के फेवर में लगभग ला दी है। यहाँ से तेज प्रताप यादव आपको बढ़त लेते हुए नजर आएगी। ये जो महुआ और राघोपुर वाली सीट है वो राजद का भविष्य तय करने वाली है। और सिंपल सी बात यह है कि तेज प्रताप यादव अंत तक ये सोचते रहे कि तेजस्वी यादव उनकी सीट पर प्रचार करने के लिए नहीं आएंगे। उनसे उन्होंने सब कुछ ले लिया है, घर ले लिया है, परिवार ले लिया है, उनकी निजी जिंदगी ले ली है, कम से कम ये सीट उनके लिए छोड़ेंगे। लेकिन तेज प्रताप यादव के लिए ये सीट छोड़ना भी तेजस्वी यादव ने जरूरी नहीं समझा। तो जितना डेंट तेजस्वी यादव महुआ में तेज प्रताप यादव को देने वाले थे, उससे ज्यादा डेंट जो है तेज प्रताप यादव आपको राघोपुर में देते हुए नजर आए। अब हम आते हैं दरभंगा डिस्ट्रिक्ट पर। दरभंगा की जो पहली इंपॉर्टेंट सीट है वो है अलीनगर। 81 नंबर से मार्क्ड ये जो एरिया है ये अलीनगर की सीट ही है। यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं मैथिली ठाकुर, आरजेडी के विनोद मिश्रा और जेएसपी से बिप्लव कुमार चौधरी। अगली सीट अगर मैं अलीनगर की बात करूं तो यहाँ पर देखा जाए सिंगर से नेता बनी अब मैथिली ठाकुर ने पूरी इलेक्शन नैरेटिव थोड़ी सी बदल सी दी है, क्योंकि उनका फेम और उनका भी यूथ कनेक्ट उन्हें एक एज दे रहा है वहां पर। लेकिन अभी एक पाक विवाद हुआ, उसके बाद आरजेडी के जो ये विनोद मिश्रा है उन्होंने ग्राउंड पे मोमेंटम पकड़ा है। तो आपको क्या लगता है कि मैथिली का जो एक सेलिब्रिटी अपील है वो कंट्रोवर्सी के बावजूद वोट में ट्रांसलेट होगा, या लोकल समीकरण जो है वो आरजेडी के पक्ष में जा सकता है? आप भी मिले हैं मैथिली ठाकुर से, तो देखिए हाँ, यहाँ पे थोड़ा पक्षपाती ना होना मेरे लिए बहुत जरूरी होगा, क्योंकि ये रीजनल बात आ गई है, ये घर की बात आ गई है। लेकिन फिर भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पे निष्पक्ष होकर ही विश्लेषण करूं। हालांकि यहाँ पे निष्पक्षता की उम्मीद आप मुझसे मत कीजिएगा, ऑडियंस भी ना करें मुझसे। देखिए, अलीनगर जिस सीट की आप बात कर रहे हैं, हमारे मिथिला रीजन में जो है ना, बेटियों का सम्मान बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ की बेटी माता सीता रही है, ये भगवान शिव का ससुराल रहा है। तो यहाँ का जो नौनिहाल रहे हैं वो बजरंग बली रहे हैं हमारी मान्यताओं के अनुसार। तो हमारे यहाँ इस चीज को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। और जो कैंपेन दिख रहा है मैथिली ठाकुर का, उसमें उस चीज की झलक नजर आ रही है कि माताएं जो है उनके लिए, हमारे यहाँ तरुआ कहते हैं लोकल भाषा में, आप उसे पकौड़ा कहते होंगे, वो बाकायदा पकौड़ा लेके उनके लिए आ रहे हैं और उनको अपने हाथों से खिला रहे हैं। तो जो ये प्रेम भाव है ये वोट में तब्दील होगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जो पाक विवाद था ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उठाया है, ये विपक्ष ने नहीं उठाया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो मैथिली ठाकुर की उम्मीदवारी से नाराज थे, उनके द्वारा उठाया गया ये पूरा का पूरा विवाद है। ये तो हाथ में पकड़ा है विपक्ष के, तो तुम भी इस विषय पे थोड़ी सी बात करो। 25 साल की बच्ची हैं वो, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं उनको, वो पॉलिटिक्स में आ रही है तो अब बच्ची नहीं रही, लेकिन फिर भी वो 25 साल की बच्ची है। और मतलब मुझे नहीं लगता कि, हाँ ठीक है, जिन लोगों को लगता है कि इससे पाक का अपमान हो गया है, मैं उनकी भावनाओं की कदर करता हूं, लेकिन मैं इसको इतना बड़ा इशू नहीं मानता हूं जितना बड़ा इशू बनाने की कोशिश की गई। दरअसल मैथिली ठाकुर के विपक्ष में आपके पास कोई चीज नहीं है तो आप 2 चीजें उठाते हैं। पहली चीज कि वो जो है वो फ्री में कॉन्सर्ट करने के लिए हमारे यहाँ नहीं आई, फ्री में गाने के लिए हमारे यहाँ नहीं आई।
और दूसरा जो चीज होती है वो ये बाकी सारे इश्यूज। तो एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, मिथिला आर्टिस्ट, मिथिला पेंटिंग के आर्टिस्ट हमारे मधुबनी रीजन में बहुत ज्यादा है। ऐसी कलाकारी करते हैं वो जो विदेशों तक में गिफ्ट होती है। जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए हैं, वो मिथिला पेंटिंग्स को लेकर उनका जो प्रेम है वो जग जाहिर है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री पाने वाले मिथिला पेंटर्स भूखे मर जाते हैं, तब आप कहाँ थे? आपको उनकी याद तभी आती है ना जब उनको पद्मश्री मिल जाता है, जब वो स्टार बन जाते हैं। आपके इलाके में बहुत सारे ऐसे गायक हैं जो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन तब आप समाज के रूप में उनको प्रमोट नहीं करते। लेकिन जब वो स्टार बन जाते हैं तब उनको, उनकी जो धरा है, अब वो चाहते हैं कि वो आपकी तरफ आ जाए। चलिए, मुख्य रूप से एक और चीज जो अब पॉलिटिकल बात कर लेते हैं, ये सिनेरियो के अलावा ये अब्दुल बारिक सिद्दीकी की सीट रही थी। अब्दुल बारिक सिद्दीकी जो कथित रूप से उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं अगर राजद की सरकार आती है। अब्दुल बारिक सिद्दीकी के दौर में श्रेया जी, यहाँ ये आलम था कि हमारे बिहार में सरस्वती पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, बहुत धूमधाम से। सरस्वती पूजा का जो सरस्वती माता की जो मूर्ति होती थी ना, उसको भसाने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन पड़ती थी। पुलिस प्रोटेक्शन अब्दुल बारिक सिद्दीकी के काल में ना यादव सुरक्षित था, ना ईबीसी सुरक्षित था, ना ओबीसी सुरक्षित था। और उस जगह की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए अब्दुल बारिक सिद्दीकी ने संपूर्ण प्रयास किए। ये चीज जो है वो बिहार के लोगों के मन में, अलीनगर के लोगों के मन में जिंदा है। तो जो भी राजद का झंडा उठाए हुए हैं उनके साथ ये छवि जुड़ी हुई है। पहले अलीनगर ने अब्दुल बारिक सिद्दीकी को भगाया, फिर कोयटी से भगाया, आज वो एमएलसी बने हुए हैं। चुनाव जीतने की हिम्मत नहीं कर पाए तो उनके जो शिष्य हैं वो भी चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ये सीट मैथिली ठाकुर को आशीर्वाद देगी ही देगी। और हमें उम्मीद है कि मैथिली ठाकुर भले ही अभी अपॉलिटिकल हैं, अब वो जो है उतनी हाई प्रोफाइल कैंडिडेट है, तो अलीनगर को आदर्श नगर या सीतानगर बनाने में वो कोई कमी नहीं छोड़ेगी। अब इसके बाद चलते हैं आगे सिवान डिस्ट्रिक्ट पर। यह है सिवान डिस्ट्रिक्ट और यहाँ से जो पहली इंपॉर्टेंट सीट है वो है रघुनाथपुर की। 108 नंबर से मार्क जो ये एरिया है वो ये रघुनाथपुर सीट है। यहाँ से आपको आरजेडी के प्रत्याशी मिलेंगे ओसामा शाह, जेडीयू के विकास कुमार सिंह और जेएसपी के राहुल कीर्ति सिंह। अगली सीट अगर सिवान जिले की मैं रघुनाथपुर सीट की बात करूँ तो इस बार वहाँ से अपराधी शाहबुद्दीन के बेटे ये ओसामा शाह मैदान में है। तो ये जो है ये आरजेडी की एक मजबूत सीट रही है और लगातार 2 बार से, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो हरिशंकर यादव है यहाँ से जीत भी रहे हैं। तो क्या अब इस सीट पर जेडीयू के जो जीशु सिंह है क्या वो कड़ी टक्कर दे पाएंगे? देखिए, फिर मैं आपको वही जो चीज मैंने कहा कि देश की कई ऐसी सीट्स हैं जहां पर डेमोक्रेसी काम नहीं करती है। डेमोक्रेसी में तो चीजों का आप आकलन करते हैं ना। आजादी के 75 वर्ष बाद भी अगर अमेठी की सड़कें नहीं बनी है और अमेठी से लगातार कांग्रेस का सांसद बन जा रहा है तो क्यों? वहां भावना काम करती है कि देखो वो नितवा का बेटा आया है, रजिब्बा का बेटा आया है जो लोकल भाषा है, इंदिरा का पोता आया है। यही चीज आपको अन्य जगहों पे भी मिलेगी। हैदराबाद में यही चीज आपको ओबीसी के लिए मिलेगी, यही चीज आपको डायमंड हार्बर में अभिषेक बनर्जी के लिए मिलेगी। तो ऐसी ही एक सीट जो है वो सिवान की है। सिवान में मुस्लिम मतदाता नाराज है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो उस प्रतिशत में नाराज नहीं है कि वो डेंट दे पाए। उसके बाद जो शाहबुद्दीन का परिवार है वो पूरी तरीके से राजनीतिक रूप से हाशिए पे जा चुका है। एक दौर में तो राजद ने इनके साथ अपना संबंध भी तोड़ दिया था। मेरे को तो ये समझ में नहीं आया कि किस मुंह से इन्होंने राजद की टिकट ली है। ये अपने आप में राजनीतिक रूप से मजबूरी कहा जा सकता है और आम बोलचाल की भाषा में मैं कहूँ तो थूक के चाटना कहा जा सकता है। शाहबुद्दीन की मृत्यु के बाद शाहबुद्दीन की जो डेड बॉडी है वो बिहार तक नहीं आ पाई थी और तेजस्वी यादव ने इस चीज के लिए ओसामा की कोई मदद नहीं की थी। लोकसभा चुनाव में शाहबुद्दीन की वाइफ को इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना पड़ा था, टिकट नहीं दी गई थी। तो इसे पॉलिटिकल कंपल्शन आप शाहबुद्दीन परिवार की भी कहेंगे क्योंकि वो राजनीतिक रूप से हाशिए पे जा चुके हैं, और इसे पॉलिटिकल कंपल्शन जो है राजद की भी कहा जा सकता है कि सिवान क्षेत्र जहां से उनके कुछ विधायक आ सकते थे, उन विधायकों के ऊपर जो है यहाँ पे इतना प्रभाव रहने वाला है कि ये भले ही जीत ना पाए लेकिन ये राजद को हराने में कारगर रहेंगे। इसलिए पॉलिटिकल कंपल्शन के थ्रू ये अलायंस किया गया है और जंगल राज की बातों को, यादों को दोहराया गया है। ऐसे में तमाम डेवलपमेंट ना होने के बावजूद भी, नाराजगियों के बावजूद भी ये चीज कहनी पड़ेगी हमें कि ये सीट जो है वो फिर भी एक आप इमोशनल फैक्टर कह दीजिए, जो शाहबुद्दीन के समय के लोग थे जिन्होंने उस टाइम में खूब मलाई खाई है, जिन्होंने उस पूरे
पूरे के पूरे जंगल राज के टर्म को एंजॉय किया है, वो जो पॉलिटिकल हाशिए पे पहुंच गए हैं, उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है कि किसी भी तरीके से इस व्यक्ति को जिताया जाए, और अभी वो आगे नजर आ रहे हैं। अब आते हैं दूसरी सीट सिवान से ही, जो कि है सिवान। 105 नंबर से मार्क्ड जो सिवान की सीट है, यहाँ से आरजेडी के प्रत्याशी हैं अवध बिहारी चौधरी, बीजेपी के हैं मंगल पांडे। अब अगर अगली सीट में सिवान की तरफ चलूं तो इस बार वहां तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इधर एक तरफ है 6 बार के विजेता आरजेडी से अवध बिहारी चौधरी, और उधर दूसरी तरफ है ये बीजेपी के मंगल पांडे, जो पहली बार देखा जाए असेंबली में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं विकसित बिहार का एजेंडा लेकर। तो आपके हिसाब से सिवान में अब लेगेसी जीतेगी या कोई नई लीडरशिप आने वाली है वहां? बिहार में अगर कोई एक सीट है जिसका परिणाम नहीं बताया जा सकता है तो वो यही सीट है, सिर्फ यही सीट है। बाकी हर जगह का परिणाम आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मंगल पांडे जी की सीट फंसी हुई है, और आश्वस्त जो है वो अवध जी भी नहीं है, वो भी आश्वस्त नहीं है। यहाँ पे बहुत नेक टू नेक फाइट है, और मैं जो है, चूंकि मंगल पांडे लगातार मंत्री रहे हैं, पार्टी में उनकी भूमिका रही है, बट चुनावी जो राजनीति रही है उसके अंदर वो पहली बार उतरे हैं, ये उनके लिए भी लिटमस टेस्ट है। लेकिन इसमें अगर पलड़ा भारी थोड़ा सा भी दिख रहा है तो वो राजद की तरफ दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पटना डिस्ट्रिक्ट पर। पटना डिस्ट्रिक्ट की पहली इंपॉर्टेंट सीट है मोकामा। 178 नंबर से मार्क्ड ये है मोकामा की सीट। यहाँ से जेडीयू के प्रत्याशी हैं अनंत सिंह, आरजेडी की वीना देवी और जेएसपी से पीयूष प्रियदर्शी। अगली अगर मैं मोकामा सीट की बात करूं तो वहां पे काफी बज़ है इधर, क्योंकि अब इधर अनंत सिंह की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो उसके बाद अब आपको क्या लग रहा है, क्योंकि देखा जाए 30 साल में 9 चुनाव और 8 बार अनंत सिंह का परिवार जीता है, पर अब क्या होगा? देखिए, अनंत सिंह को लेकर, अनंत सिंह एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिसको लेकर राजद या इंडिया अलायंस जो है पूरा का पूरा, वो बहुत ज्यादा हमलावर रहता है एनडीए के ऊपर। कि जब आप जंगल राज की बात करते हैं, बाहुबलियों की बात करते हैं, तो आप अनंत सिंह की बात क्यों नहीं करते? ये सच्चाई है कि अनंत सिंह बाहुबली हैं, इस चीज को हम सबको मानना पड़ेगा। लेकिन उनका जो पूरा का पूरा कार्य क्षेत्र रहा है या चीजों को उन्होंने जिस तरीके से मैनेज किया है, उससे मोकामा की आम जनता प्रभावित हुई। इसको आपको समझना होगा। आम जनता के लिए वो एक टाइप का छत्रप रहे हैं, संरक्षक रहे हैं, इसलिए आम जनता के बीच में उनका कनेक्ट बहुत अच्छा है। सूरजभान सिंह, जब श्री प्रकाश शुक्ला का दौर चलता था, उस दौर में उनका दबदबा था, बड़े बाहुबली रहे हैं, और उन्होंने जो है, मैं आपको क्लियर कट आपको एक बात बताऊं, उनका जो कार्य रहा है, उसने श्रेया जी मोकामा की आम जनता को प्रभावित किया है। आम जनता उनसे परेशान रही है, लेकिन वो दौर बहुत पुराना हो गया था। ये जो हत्याकांड हुआ उसके जस्ट बाद जब हम वहां पे लोगों का मूड जानने के लिए पहुंचे हुए थे, तो एक चीज नजर आई कि कोई भी खुले तौर पर अब कोई बात करना नहीं चाहता था। तो हमें ये चीज लगी कि इस घटनाक्रम ने अनंत सिंह को पटकनी दे दी। लेकिन कल जिस तरीके से, चाहे वो ललन सिंह हो, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, उन्होंने चुनाव प्रचार की कार्य पूरी प्रणाली संभाली, और वहां जो अनंत सिंह के संरक्षक हैं उनको एक मैसेज देने का काम किया कि हम हैं पीछे। तो ये जो चीज है ना, इसने चुनाव को कहीं ना कहीं अनंत सिंह की तरफ, जिस तरफ वो था उसी तरफ वापस लाने का काम कर दिया है, और मोकामा से एक बार फिर से अनंत सिंह आपको विधायक बनते हुए नजर आए। अब आते हैं पटना डिस्ट्रिक्ट की दूसरी इंपॉर्टेंट सीट, जो कि है पटना साहिब। 184 नंबर से मार्क्ड ये है पटना साहिब की सीट, और यहाँ से हैं बीजेपी के प्रत्याशी रत्नेश कुमार कुशवाहा, आईएनसी के हैं शाश्वत शेखर और जेएसपी की विनीता मिश्रा। पटना साहिब की जो सीट है उसको शहरी प्रतिष्ठा वाली सीट माना जाता रहा है, जहाँ पे बीजेपी का एक पारंपरिक स्वर्ण वोट बैंक मजबूत रहा है। तो इस बार नितिन नवीन आरजेडी उम्मीदवार के खिलाफ मैदान में हैं। तो ऐसे में क्या जो बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दे हैं वो वोटरों के फैसले को प्रभावित करेंगे, या फिर बीजेपी का जो शहरी समर्थन आधार है वो यहाँ एक बार फिर निर्णायक साबित हो सकता है? नितिन नवीन सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले विधायकों में से एक होंगे, अगर एक लाइन में मुझे उत्तर देना है। बिहार में एक नारा चलता है कि देश में नितिन और बिहार में भी नितिन, और दोनों ने सड़कों का ऐसा जाल बिछाया है जिसकी वजह से राहुल गांधी 14 दिन के भीतर बिहार यात्रा कंप्लीट कर पाए। ये स्पष्ट है। नितिन नवीन कायस्थ जाति से आते हैं। कायस्थों की राजनीति बिहार में बहुत लंबी चली है। अब वो राजनीतिक रूप से उतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी सीटें अभी भी हैं, जैसे कुम्हरार में जो मामला फंसा हुआ है, जो मैंने आपको बताया, केसी सिन्हा साहब कायस्थ हैं,
वो सीट पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है वो कायस्थ उम्मीदवार को ही देती थी। इस बार उम्मीदवार बदला है तो कायस्थों की थोड़ी नाराजगी है, कायस्थों के पास अपना उम्मीदवार है, इसलिए सिन्हा साहब जो है थोड़े से मजबूत नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहां पे उनका अपना एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड और जातीय समीकरण भी मैच कर रहा है। क्योंकि अब ये देखिए ना, एक टाइम में आप मुख्यमंत्री दे रहे थे, बड़े बड़े मंत्री दे रहे थे, केंद्र में मंत्री दे रहे थे, आज आप अपने विधायक नहीं बना पा रहे हैं। एकमात्र पटना साहिब ही ऐसी सीट रह गई है जहां पे रविशंकर प्रसाद जो कि कायस्थ उम्मीदवार है वो चुनाव जीतते हैं। तो ऐसे में अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को बचाने के लिए लोग एकजुट होते हैं और पार्टी लाइन से इधर भी जाते हैं। तो ऐसे में नितिन नवीन के लिए तो पार्टी में वहां पे कोई इस प्रकार की भावना है ही नहीं, वो चुनाव जीत ही रहे, डेवलपमेंट भी उन्होंने अच्छा किया है। और पटना या कोई भी जो शहरी सीट होती है ना श्रेया जी, जब आप शहर में जाते हैं तो आपको नजर आता है कि जो सरकार होती है उससे सबसे ज्यादा नाराजगी होती है। इसके पीछे की सबसे बड़ी बात ये होती है कि शहरों में पलायन ज्यादा होता है। जैसे बिहार के लोग सिर्फ दिल्ली, उत्तर प्रदेश या मुंबई नहीं जाते हैं, उनका पहला पड़ाव हमेशा पटना रहता है। अब पटना है तो छोटा सा शहर, छोटे से शहर में जब आबादी ज्यादा हो गई तो सिविक प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती है, चाहे वो नाला हो, चाहे वो नाली हो, चाहे वो गंदगी हो। तो वो जो सिविक बॉडीज होती हैं उनका काम ना करना भी राज्य सरकार की एक बहुत बड़ी विफलता हो जाती है, जिसकी वजह से इन सीट्स के ऊपर आप देखेंगे कि जो ऑपोजिशन पार्टीज होती हैं उनका प्रदर्शन बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। और पिछले चुनावों के भी आंकड़े आप निकालिए या देश भर के कहीं के भी आप आंकड़े निकालिए तो आपको नजर आएगा कि जो सबसे ज्यादा डेवलप शहर है वहां पे जो सरकार बनती है उसको सबसे ज्यादा घाटा होता हुआ नजर आता है। नितिन नवीन आपको सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले विधायकों में से एक नजर आएंगे। अब हम लोग आते हैं मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के तारापुर सीट पर। ये है मुंगेर का इलाका। यहाँ पे 164 से जो मार्क्ड एरिया दिख रहा है ये है तारापुर की सीट। यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं सम्राट चौधरी, आरजेडी के अरुण कुमार, जेएसपी के संतोष कुमार सिंह और जेजेडी के हैं सुखदेव यादव। अगली सीट पे चलते हुए तारापुर में देखा जाए वहाँ पे जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उन्होंने अपना एक डायनेस्टी प्लस डेवलपमेंट नैरेटिव के साथ मैदान में है वो। तो क्या उनका जो ये कुशवाहा वोटर बेस है और चिराग उपेंद्र फैक्टर, क्या ये उनके लिए फायदेमंद साबित होगा या फिर ये आरजेडी के अरुण कुमार का एमवाई फैक्टर भारी पड़ने वाला है? देखिए, तारापुर एक लाइन में अगर मैं बताऊं तो सम्राट चौधरी अब चुनाव जीत रहे हैं, बिल्कुल जीत रहे हैं। हालांकि अगर इनिशियल देखा जाए तारापुर सीट भारतीय जनता पार्टी की सीट नहीं रही है। तारापुर सीट एक्सचेंज की गई है, सीटों की जो अदला बदली हुई है उसमें एक तारापुर सीट है और सम्राट चौधरी यहाँ से उम्मीदवार बनाए गए। पहले ये सीट वीआईपी खेमे में जाने वाली थी, वीआईपी के व्यक्ति ने बाकायदा यहाँ से नामांकन कर दिया था, लेकिन बाद में ये सीट राजद खेमे में चली गई। तो हुआ ये है कि वीआईपी खेमे के व्यक्ति ने भी जो है वो सम्राट चौधरी को समर्थन दे दिया है। सम्राट चौधरी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ी है। शकुनी चौधरी जो कि पूर्व में मतलब इनके पिताजी भी रहे हैं और पूर्व में बिहार के बड़े नेता रहे हैं, वो उनका भी अपना एक वोटर कोर बेस है। जनता दल यूनाइटेड हमेशा लव कुश की पार्टी कही जाती है, इसमें कुश जो है वो कुशवाहा जाति के लिए ही है, आपको समझना होगा। और सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से अपने कैंपेन को रंग दिया है, तारापुर एक फंसी हुई सीट थी जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे सीट की अदला बदली हुई थी, काफी समय से जो थे यहाँ पे इस पूरे क्षेत्र में प्रभाव जो है वो सरकार का रहा है, एनडीए का रहा है। ऐसे में फंसी हुई सीट इनिशियली जरूर नजर आ रही थी या इसको प्रचारित जरूर किया जा रहा था कि तारापुर से सम्राट चौधरी हारेंगे, लेकिन हम जब पहले दिन भी वहां पहुंचे थे, जब सम्राट चौधरी के नाम की अनाउंसमेंट हो गई थी, तो भी हमें ये खबर जो है वो जमीन पे नजर आती हुई नजर नहीं आई थी। उनका ये कहना था कि तीर छाप आए, कमल छाप आए, उम्मीदवार जो भी आए, हम इस सरकार के कार्यों से प्रसन्न हैं। हाँ, कोई बड़ा नेता आएगा तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारी सीट से कोई व्यक्ति जो है बड़ा मंत्री आने वाला है, तो हमको योजनाओं में थोड़ा ज्यादा प्रभाव मिलेगा, थोड़ी ज्यादा बेहतरी होगी। ऐसे में हम ये मान के चल रहे हैं कि तारापुर सीट इजीली जो है सम्राट चौधरी निकालते हुए आपको नजर आएंगे। अब चलते हैं हम लोग बक्सर पे। तो बक्सर डिस्ट्रिक्ट में 200 से मार्क जो ये एरिया है ये बक्सर की सीट है। यहाँ से आईएनसी के प्रत्याशी हैं संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी और बीजेपी के हैं आनंद मिश्रा। अगली सीट अगर मैं बक्सर की बात करूं तो यहाँ से जो है बीजेपी ने आनंद मिश्रा को टिकट दिया है और उधर उनके सामने कांग्रेस के संजय कुमार तिवारी, जो कि मुन्ना तिवारी भी उनको बोलते हैं, वो है। तो जो मुन्ना तिवारी है एक बाहुबली इमेज वैल्यू, लगातार 2 बार से विधायक भी हैं। तो आपको क्या लग रहा है क्या होने वाला है वहाँ पर? देखिए, आनंद जी के पास अपना एक छोटा सा ही सही लेकिन एक फैन बेस है वोटर्स का, जो उनके काम को लेकर प्रभावित है। उनके पुराने उनका जो पूरा का पूरा
अपना प्रशासनिक बैकग्राउंड रहा है उसको लेके प्रभावित है। पूर्व में चुनाव भी लड़ चुके हैं, नौकरी से इस्तीफा भी इसलिए दिया था क्योंकि टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन बाद में टिकट नहीं मिला तो इंडिपेंडेंट चुनाव में खड़े हो गए। तो अपने बारे में भी उनको पता है कि हम कितने पानी में हैं, ठीक है। और उसके बाद जनसुराज ज्वाइन की, बड़ी क्रांति करने का प्रयास किया और बाद में पता चला कि यहाँ कोई क्रांति नहीं होनी, यहाँ तो जो बचा हुआ है वो भी चला जाना है। तो चुपचाप बैकडोर से भारतीय जनता पार्टी में एंट्री की और भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक और इनका जो अपना फैन बेस और साफ चरित्र है, साफ छवि है, ये मुन्ना तिवारी पे इनको भारी बनाती है। और साहब जो है आईपीएस से अब विधायक होने वाले, पूर्व आईपीएस से अब विधायक होने वाले। अब आगे चलते हैं हम लोग भोजपुर डिस्ट्रिक्ट की तरफ। तो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में जो पहली इंपॉर्टेंट सीट है आरा की, 194 से मार्क्ड ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये आरा की सीट है और यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह, आरजेडी के मोहम्मद नवाज आलम और सीपीआई एमएल के हैं कयामुद्दीन अंसारी। अब अगर आरा की बात करूं तो जहां 2020 में बीजेपी के अमरेंद्र प्रताप सिंह ने सिर्फ 3000 वोट के मार्जिन से उस टाइम पे जीत हासिल की थी, अब देखा जाए फिर से ये राजपूत और एमवाई डायनामिक देखने को मिल रहा है वहां पर काफी। तो क्या आपको लगता है कि 2024 के जो लोकसभा में एनडीए के सेटबैक का असर यहाँ दिख सकता है, या फिर अमरेंद्र प्रताप सिंह अपने अपर कास्ट कंसोलिडेशन से अब सीट बचा लेंगे? इसमें एक और बड़ा फैक्टर है जिसको भूल जा रहे हैं हम लोग, पूर्व केंद्रीय मंत्री जिन्होंने भाजपा के खिलाफ जो है मोर्चा खोला हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अब उनकी पूछ नहीं है। हालांकि उनके पास कोई वोट बैंक नहीं है, लेकिन हाँ आरा के अंदर माहौल बनाने में उन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। अब आपको इसके पीछे का थोड़ा सा गणित में समझा देता हूँ। गणित ये है कि बिहार में CPIML, CPIM और CPI ये लेफ्ट के कुछ बड़े फ्रंट्स हैं जो कि अब राजद के साथ जुड़ गए हैं। इन फ्रंट्स के पास अपना एक वोट बैंक रहा है, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी बिहार के अंदर इस वक्त जो है वो माले है, CPIML। अब इसके साथ क्या एक प्रॉब्लम हो गई थी कि इनके प्रॉब्लम है बेसिकली कि इनके जो लीडर हैं वो बिहारी नहीं है, वो नॉन बिहारी है। दीपांकर भट्टाचार्य जी बिहार के नहीं, बिहार में आके अपनी सियासत करते हैं। इन सीटों के ऊपर चिराग पासवान ने पिछले 1-1.5-2 बरस में अच्छा काम किया है। पिछली बार जो माले को बढ़त आपको नजर आई थी, चाहे वो लोकसभा के रीजन में चाहे वो विधानसभा के रीजन में, इस बार उस बढ़त में कमतरी आएगी, सीधी सी बात है। क्योंकि जो एक चीज है ना, ये पूरा जो वोट बैंक है वो अपना नेता तलाश रहा था। उस नेता के रूप में चिराग पासवान ने अपने आप को पिछले कुछ समय में स्थापित किया है। आप चिराग पासवान की चुनावी रैलियां निकाल के देखिए जहां वो अकेले चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जहां पे ना नरेंद्र मोदी है ना नीतीश कुमार है। वो उसी रीजन में है जहां पे माले अपने आप को मजबूत कर रही थी। राजद के लिए जो सबसे अच्छा वरदान था वो कांग्रेस का साथ आना नहीं था, वो माले का, CPI का, CPM का इनके साथ आना था। क्योंकि MY समीकरण में ये जो EBC वोट बैंक है, जो कि मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का वोट बैंक है, वो जब इनके साथ जुड़ता था तो वो एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन बनाता था जो आपको किशनगंज में भी जितवाता था, जो आपको पूर्णिया में भी जितवाता था, जो आपको खगड़िया में भी जितवाता था, जिसका प्रभाव आरा में रहता था, जिसकी वजह से केंद्रीय मंत्री हार गए और अब रूसे बैठे हैं कि हमको कुछ नहीं बना रहे हैं। ठीक है, वो फैक्टर को तोड़ने में चिराग पासवान कामयाब रहे हैं और उसके पीछे की जो बड़ी वजह है मैंने आपको बता दिया कि ये बाहरी लोग आके बिहार में राजनीति कर रहे हैं, ये बिहारी बिहार की राजनीति नहीं कर रहा है। तो चिराग पासवान उस वोट बैंक को लुभाने में कामयाब नजर आएंगे और आरा में जीत का मार्जिन आपको शायद बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब आगे चलते हैं सारण डिस्ट्रिक्ट की तरफ। तो सारण डिस्ट्रिक्ट में पहली इंपॉर्टेंट सीट है छपरा की। 118 नंबर से मार्क्ड एरिया जो है वो छपरा सीट दिखाता है और यहाँ से आरजेडी के प्रत्याशी हैं खेसारी लाल यादव, बीजेपी के छोटी कुमारी और जेएसपी से जयप्रकाश सिंह। आगे छपरा की तरफ चलते हैं तो वहां से देखा जाए भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का पॉलिटिकल डेब्यू काफी बस क्रिएट कर रहा है। तो आरजेडी ने उन पे भरोसा करके देखा जाए उनकी एक सेलिब्रिटी अपील को वोट में बदलने की कोशिश की जा रही है। तो आपके हिसाब से क्या खेसारी का जो स्टार पावर और एक यूथ कनेक्ट है, क्या वो ग्राउंड पे काम करेगा या फिर जो बीजेपी की एक ऑर्गेनाइजेशन मशीनरी रही है हमेशा से एक हिंदुत्व नैरेटिव वाली, वो इस सीट पे एक फिर से एज ले जाएगी? देखिए, खेसारी लाल यादव अगर अपने आपको स्टार के रूप में बेचते रहते तो ये चुनाव आसानी से उन्होंने निकल जाना था और आसानी से चुनाव निकल भी रहा था। लेकिन क्या होता है कि उसे क्या, अब ये वर्ड में बोलना नहीं चाहता हूँ इसलिए बोलूंगा भी नहीं, इसको एग्जिट कीजिए, कि ज्यादा जब आपको पता चल जाता है ना आप अपनी सीट ज्यादा जीत गए तो आप अपने आप को बड़े नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। आप जिस प्रकार के गाने बना रहे हैं उसी टाइप की भाषा बोलिए तो ज्यादा बेहतर होगा। चाहे वो राम मंदिर के ऊपर दिया गया उनका बयान हो,
चाहे वो जंगल राज को डिफेंड करने के ऊपर दिया गया उनका बयान हो, इन सारे बयानों ने जो है एक बड़े वोट बैंक को कंसोलिडेट करने का काम जरूर किया है। ऐसे में जो सीट आसानी से खेसारी लाल यादव निकाल रहे थे, वहां अब वो मुश्किल में है। हाँ, एज अभी भी उनके पास जरूर है, क्योंकि मैंने फिर कहा कि पॉपुलैरिटी है उस तरीके की खेसारी लाल यादव की, और वहां पे यादव मतदाता बहुत अच्छे खासे संख्या में है, मुस्लिम मतदाता भी अच्छे खासे संख्या में है। लेकिन इन दोनों मतदाताओं के अलावा उनके हर विंग के अंदर प्रशंसक थे, जो उनके गानों को, या एक होता है ना कि एक लोकल स्टारडम होता है कि हाँ हमारे यहाँ का विधायक कौन रहेगा, खेसारी लाल यादव, तो किसी काम के लिए जाएंगे तो तस्वीर क्लिक करवाएंगे, तो आज अपने यहाँ के एक लोकल व्यक्ति जो लोकल स्टार है उसके साथ तस्वीर वगैरह क्लिक करवाई। इसका एक इम्पैक्ट होता है चुनाव में, इसीलिए कभी गुरदासपुर नहीं जाने वाले सनी देओल भी चुनाव जीत जाते हैं। ये सच्चाई होती है, ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज इसको बनाने की कोशिश करती हैं, चाहे वो विनोद खन्ना हो, चाहे वो राजेश खन्ना हो। तो ऐसा था, लेकिन हाँ अभी चुनाव फंसा हुआ है। अब आगे चलते हैं समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट की तरफ। तो समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में जो इंपॉर्टेंट इलाका है वो है मोरवा का। 135 नंबर से मार्क्ड ये एरिया आप देख सकते हैं, ये मोरवा की सीट है। यहाँ से आरजेडी के प्रत्याशी हैं रणविजय कुमार साहू, जेडीयू के विद्यासागर निषाद और जेएसपी से जागृति ठाकुर। मोरवा सीट की अब बात करूं तो यहाँ पर भी स्पॉटलाइट एक है, क्योंकि जो जागृति ठाकुर है वो कर्पूरी ठाकुर की पोती हैं और अब वो जनसुराज से कंटेस्ट कर रही हैं। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स के हिसाब से देखा जाए, जो आरजेडी के वहाँ रणविजय साहू हैं, उन्होंने एक अपना एमवाई बेस और एक गुडविल के दम पर काफी बढ़त बनाए हुए हैं वहां पर। तो आपको क्या लगता है कि वहां पर क्या होने वाला है? देखिए, मेन चीज जनसुराज के साथ जब आप बात करेंगे तो जनसुराज कभी भी जमीन पर उस तरीके की थी नहीं। मतलब ठीक है, लोग वो कैंपेन कर रहे थे, सारी चीजें कर रहे थे, और 3 साल में जो वो स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे वो स्थापित नहीं कर पाए। मोस्टली मैं मानता हूं कि जनसुराज ने वही, क्योंकि प्रशांत किशोर जो है वो 2015 के नीतीश कुमार के साथ थे। 2015 के नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया था जो शराबबंदी का था। शराबबंदी विफल है सफल है, ये चीज का आकलन तो मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन महिलाओं से जब मैं बात करता हूँ, मोस्टली महिलाओं से, तो वो कहती हैं कि ये सफल है, क्योंकि वो डेली नहीं पीता है। पीने वाला पिएगा ही, लेकिन उसको डेली अवेलेबिलिटी उसकी ना हो, ये जरूरी है, उसके लिए उतने पैसे नहीं है। ठीक है, उनका मुख्य मुद्दा रहा शराबबंदी, जिसने कहीं ना कहीं एक बड़े वोट बैंक को जो है उनसे कतरा दिया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो मैंने कहा कि उनके साथ होने की बात का, शराबबंदी को लेकर जो मैं बात बोल रहा था, आपको मैं बताऊं कि पटना के पास जो है एक बड़ी बियर फैक्ट्री लगने वाली थी, हजारों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट था उसके लिए, और अचानक से एक सरकार की नीति आती है और वो प्लांट ठप पड़ जाता है। ये जो चीज होती है वो व्यापारियों को आपकी ओर आने से रोकती है, कि कल को आपकी कोई भी जो नीति है वो हमारे खिलाफ जा सकती है। तो उन्होंने उस वाले प्लॉट को उठाया और रोजगार पलायन फैक्ट्री इसको मुद्दा बनाया। लेकिन उनको भी ये चीज पता थी कि इस चीज की नींव जो है बिहार में इतने बड़े झटके के बाद, इतने बड़े सेटबैक के बाद नीतीश कुमार डाल चुके हैं। और ये जो 2020 से 2025 की सरकार चली है वो बिहार के औद्योगिकरण की सरकार चली है। तो इसमें औद्योगिक निवेश किस तरीके से आए, किस तरीके से लोगों को इनवाइट करें। जो व्यापारियों का, उद्योगपतियों का भरोसा हम पर से टूट गया है पुरानी सरकार के जंगल राज और हमारे एक फैसले की वजह से, जिसने एक उद्योगपति का बड़ा नुकसान करवा दिया। तो कैसे टूटे? तो औद्योगिक नीतियां बनाई गई, जमीन दिए गए इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है, जीएसटी में रिबेट किया गया। और इसका फायदा ये हुआ है श्रेया जी कि बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में बेहड़ा लग चुका है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक ना एक बड़ी इंडस्ट्री आ चुकी है। तो इस चीज को कैश करने की कोशिश प्रशांत किशोर ने की। लेकिन जैसे जैसे 2024 आया, 25 आया, वो जो नीति थी वो अब जमीन पे नजर आने लगी। जो पेप्सी प्लांट बन रहा था वो बन के तैयार हो गया, लोगों को रोजगार मिलने लगा। जो इथेनॉल प्लांट बन रहा था जब प्रशांत किशोर घूम रहे थे, उसमें वो चालू हो गया, उसमें लोगों को नौकरी मिल गई। जो सावी लेदर्स के लिए बिहार में बातें चल रही थी, उसने पंडौल में इन्वेस्टमेंट करके अपना प्लांट तैयार करना शुरू कर दिया। और यही कहानी बिहार के हर जिले में पहुंची। तो 2024, 22, 23, 24 में जो माहौल, 23-24 में माफ कीजिएगा, जो माहौल बनाने की कोशिश प्रशांत किशोर ने की, वो 24 में आकर फ्लॉप इसलिए हो गई क्योंकि जो बातें वो बोल रहे थे नीतीश कुमार ने वो काम कर दिए हैं। और ये चीज ने प्रशांत किशोर की जमीन को हिला दिया है। दूसरा, प्रशांत किशोर के पास अपना कोई वोट बैंक नहीं है, इस चीज को समझिए। चिराग पासवान पिछली बार चुनाव में अकेले लड़े थे, लेकिन पैन बिहार उनके पास रामविलास पासवान का नाम है, पासवान वोट बैंक है, वो बिहारी हैं, बिहार की राजनीति करते हैं, ये तथ्य है। प्रशांत किशोर के ऊपर लोगों को अब भी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि वो कभी मोदी के साथ रहते हैं,
कभी नीतीश के साथ रहते हैं, कभी ममता के साथ रहते हैं, कभी कांग्रेस के साथ रहते हैं। तो बिहार एक ऐसा स्टेट है जो कि जहां का हर बच्चा जो है ना पॉलिटिकल है। यहाँ पे आपको नॉन पॉलिटिकल आदमी एक भी नहीं मिलेगा। इसलिए या तो यहाँ पे आपको लोग समृद्धि बताते हुए नजर आएंगे, विकास बताते हुए नजर आएंगे, डेवलपमेंट बताते हुए नजर आएंगे, या तो सरकार की आलोचना करते हुए नजर आएंगे। यहाँ तटस्थ व्यक्ति नहीं है। जो दिनकर जी लिख के जा चुके हैं ना पहले, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। यहाँ पे आपको न्यूट्रल आदमी नहीं मिलेगा। यहाँ पे या तो सरकार का समर्थक मिलेगा या सरकार का आलोचक मिलेगा। तो सरकार के आलोचक वोट बैंक को जब ये अपने खेमे में लाना चाहते थे जो सरकार के तरफ थे, लेकिन सरकार की धीमी गति के कारण उनकी जो है थोड़ी सी नाराजगी हो गई थी। वो 2024 में जब ये फीते कटने चालू हुए, वो वापस जनता दल यूनाइटेड की तरफ कूद पड़े। और मुझे नहीं लगता कि कर्पूरी ठाकुर के जो मतलब जो परिवार से कैंडिडेट हैं, पोती हैं, वो वहां पे कोई बहुत बड़ा प्रभाव क्रिएट कर पाए। अब आगे चलते हैं लखीसराय डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे 168 से जो मार्क्ड एरिया है, ये है लखीसराय की सीट। यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं विजय कुमार सिन्हा, जेएसपी के सूरज कुमार, आईएनसी के अमरेश कुमार और जेजेडी के सुखदेव यादव। अभी अगर मैं आगे लखीसराय की बात करूं तो सीट पर देखा जाए तो डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा हैं। उन्होंने अपनी 6th टर्म के लिए मैदान में हैं वो, लेकिन उधर जन स्वराज के सूरज कुमार उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी का नैरेटिव बना रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या जो सिन्हा जी का ऑर्गेनाइजेशनल बेस और एक्सपीरियंस है उन्हें एज देगा, या फिर इधर जेएसपी का बदलाव का जो स्लोगन है वो ग्राउंड पर असर दिखाएगा? नहीं, जेएसपी, जब आप बार बार जेएसपी की बात कर रही हैं तो मैं आपको बता दूं कि जेएसपी के कुछ सीटों पे आपको प्रभाव नजर आएगा। इसमें है कुम्हरार, वो जेएसपी के लिए नहीं आएगा प्रभाव। वो इसलिए आएगा क्योंकि वहां पे से प्रोफेसर केसी सिन्हा चुनाव लड़ रहे हैं। एकमात्र ऐसा कैंडिडेट है जिसको किसी के पांव नहीं छूने हैं, लोग उनके पांव छुएंगे, क्योंकि बिहार में पढ़ने लिखने वाला हर एक व्यक्ति जो है वो उनकी किताब पढ़ चुका है। ढाका के पास थोड़ा सा माहौल है क्योंकि वहां पे त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, चारों कैंडिडेट हैवी वेट है और बिल्कुल दिमाग से बिल्कुल स्किप हो रहा है। 2-3 सीटें और हैं जहां पे जेएसपी जो है वो आपको एक इसमें मान लीजिए कि चनपटिया से पिछली बार जो है मनीष कश्यप अपने दम पे कुछ वोट्स लाए थे। इस बार प्रशांत किशोर का नाम होने के कारण कुछ वोट्स की बढ़ोतरी वो और भी कर पाएंगे, लेकिन चुनाव जीतने की लक्षण में नहीं है। मैं ये चाहता हूँ, दिली ख्वाहिश है मेरी कि कुछ अच्छे कैंडिडेट्स जरूर चुनाव जीते, लेकिन उन्होंने जो पार्टी का दामन चुना है वो पार्टी अभी चुनाव जीतने के स्टैंड पे नहीं है। चुनाव जीतने जितना मोमेंटम उन्होंने नहीं बनाया हुआ है। हाँ, विजय सिन्हा के लिए एक चीज जरूर थी कि बहुत लंबा टेन्योर हो गया था उनका, लेकिन अभी फिलहाल वो उप मुख्यमंत्री हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत उस सीट पर झोंकी है, हमें लग रहा है कि विजय सिन्हा जो है वो फिर से विधायक बनेंगे और सरकार में बड़े पद पे भी रहेंगे। आगे चलते हैं हम लोग नालंदा की तरफ। नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है जो इम्पोर्टेंट एरिया है वो है हरनौत का। तो नालंदा में ये 177 से मार्क जो ये एरिया है ये दिखाता है हमें हरनौत सीट। यहाँ से जेडीयू के प्रत्याशी हैं हरि नारायण सिंह, आईएनसी के हैं अरुण कुमार और जेएसपी से कमलेश पासवान। एक इसमें से हरनौत है, उस सीट पर देखा जाए नीतीश कुमार की एक विरासत वाली सीट मानी जाती रही है ये, और जहाँ पे अब जेडीयू की लगातार जीत दर्ज होती आई है। लेकिन इस बार वहां से हरि नारायण सिंह के सामने अब कांग्रेस के अरुण कुमार और जन स्वराज के कमलेश पासवान मैदान में है। तो आपको क्या लगता है कि क्या जो एक ईबीसी का समर्थन है वो फिर से जेडीयू के साथ रहेगा, या फिर अब गठबंधन के अंदर की जो एक फ्रेंडली फाइट है वो एनडीए के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है? देखिए, पिछली बार के चुनाव में जिस चीज ने जनता दल यूनाइटेड और एनडीए को सबसे ज्यादा परेशान किया था वो ये था कि जनता दल यूनाइटेड का स्ट्रॉन्ग होल्ड जो नालंदा रीजन है जहां से मुख्यमंत्री साहब खुद आते हैं वहां पे कमजोर। मुख्यमंत्री को वहां प्रचार करने के लिए जाना भी नहीं पड़ता था, मुख्यमंत्री का कैंडिडेट वहां से चुनाव जीत जाता था। इसलिए वहां के कैंडिडेटों की लिस्ट निकालिएगा ना आप तो 5 बार से विधायक, 7 बार से विधायक, वहां से जो मंत्री निकालिएगा ना आप तो आपको पता चलेगा कि उनके पास मंत्रालय बहुत छोटा है, लेकिन वो हर सरकार में है। नीतीश कुमार जिधर वो व्यक्ति उधर, क्योंकि वो मंत्रियों के ऊपर जिम्मेदारी थी, जवाबदेही थी कि उस एरिया के अंदर जनता दल यूनाइटेड को मजबूत रखा जाए। नालंदा राजगीर के अंदर डेवलपमेंट की कोई कमी नहीं है। अगर डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से आप बात कर रही हो तो देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम उसी रीजन पे बना है, वहीं पे बना है। बार बार तेजस्वी यादव कहते हैं कि देश का सबसे बड़ा स्टेडियम गुजरात में है, तो ये भी बता दें कि देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम आपके बिहार में है। जबकि आप क्रिकेट खेलते थे
तो आपको क्रिकेट खेलने के लिए दिल्ली जाना पड़ा था। आपके माता पिता दोनों मुख्यमंत्री थे, बिहार में एक आदर्श क्रिकेट स्टेडियम नहीं था। बहरहाल वापस मुद्दे पे आते हैं, तो इस रीजन के अंदर चिराग पासवान ने काफी मात्रा में पिछली बार डेंट दिया था इसको, जनता दल यूनाइटेड को। अब जिस तरीके की तस्वीरें आई, इसमें एक चीज लगी कि क्या ये जो वोट बैंक में नाराजगी पिछले 4 सालों से चल रही है वो एक साथ जुड़ पाएगा। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हमें नजर आ रहा है कि वोट ट्रांसफर आसानी से एनडीए में होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ प्रतिशत इधर उधर जरूर होगा। तो जो नालंदा पिछली बार फंस गया था, वो आपको इस बार फिर से जनता दल यूनाइटेड के खेमे में जाता हुआ नजर आएगा। और उसमें सबसे बड़ा काम करेगा इमोशनल फैक्टर, क्योंकि आज बिहार का हर व्यक्ति ये चीज जरूर कह रहा है कि ये नीतीश कुमार का आखिरी ही चुनाव है। 121 सीटें हैं, 70 से 80 सीटों पे आपको एनडीए अलायंस जो है वो मजबूत नजर आ रहा है। 30 से 40 सीटें आप मान के चलिए जो राजद की हैं, जो पारंपरिक सीट्स हैं, जैसे जिसमें आपने सिवान का जिक्र किया, सिवान की 2 सीटों का। और हमने कोशिश की है कि हम सीधा सीधा आपको ब्रूटल ट्रूथ दे सकें। और कुछ सीटें ऐसी हैं जो जहां पे मुझे लग रहा है कि इंडिपेंडेंट कमाल करेंगे। बसपा के भी 1-2 कैंडिडेट्स हैं जिन पे मेरी नजरें हैं और वो अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। 2-3 सीटें जनसुराज के लिए भी हमने देखी है कि वहां पे वो टक्कर में है। और कई ऐसी सीटें हैं जहां पे त्रिकोणी और या चारों कैंडिडेट इतने मजबूत हो गए हैं कि चुनाव का क्या आकलन होगा उसके बारे में बता पाना बहुत मुश्किल है। जिसमें से एक सीट ढाका है। ढाका का नतीजा बहुत आश्चर्यजनक हो सकता है, वहां से कोई भी चुनाव जीत सकता है। इस तरीके का चुनाव है। बिल्कुल प्रभात जी, मुझे लगता है बिहार का मूड जानने के लिए आपसे बेटर कोई हो नहीं सकता था। तो फिलहाल अभी फेज 1 की कुछ इंपॉर्टेंट सीटों पर हमने आपकी ओपिनियन ली, और फेज 2 से भी पहले मैं जरूर आपसे बात करूंगी। हम फिर जानेंगे उसकी कुछ सीटों के बारे में। खैर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फेज 2 वैसे भी एनडीए के लिए स्ट्रांग होल्ड है। कोसी सीमांचल, माफ कीजिएगा, कोसी मिथिलांचल, इसका आशीर्वाद हमेशा जनता दल यूनाइटेड और एनडीए को मिलता रहा है। यही वो जगह थी जहां पे राजद को अपनी बढ़त बनानी थी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ, 2024 के लोकसभा चुनाव में मैं नरेंद्र मोदी की रैलीज से निकलता था, रैलीज में लोगों का ओपिनियन लेता था। वो कहते थे 24 में मोदी, लेकिन 25 में तेजस्वी। लेकिन 1 वर्ष के भीतर जो है तेजस्वी ने अपनी ग्राउंड बहुत ज्यादा खोई है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जनता के साथ उनका ना कनेक्ट होना, राजा महाराजाओं की तरह बस में निकलना, बस से अपनी रील बनाना, और बस से बिहार का 10-12 भ्रमण कर लीजिए, लेकिन जनता के साथ जब तक आपका संवाद स्थापित नहीं होगा आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। और विजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनिफेस्टो जो आया है तेजस्वी यादव का, वो मैनिफेस्टो ही उनकी हार का सबसे बड़ा कारण है। और सीट डिस्ट्रीब्यूशन का समय पे ना होना तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नहीं, वही बात है कि मुझे लगता है कि आपसे बेटर कोई हमें बता भी नहीं सकता बिहार के मूड के नहीं, बारे बहुत में। लोग हैं। आपने बहुत नजदीकी से देखा है, ग्राउंड पर जाकर आपने पिछले 1 महीने बहुत अच्छे से उस चीज को कवर किया है। 2 महीने, बिल्कुल। हाँ, 2 तो महीने हो गए इतनी पूरा, फिर थकावट होने लगी है। देखिए एक चीज होती है, एक और पॉइंट छोटा सा बस मैं ऐड कर देना चाहता हूँ कि ग्राउंड रिपोर्ट्स जो होती हैं, चाहे आप किसी की भी ग्राउंड रिपोर्ट्स देखते हैं और चुनावी जो नतीजे आते हैं या चुनावी जो आकलन होता है, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र ऐसे जो राज्य हैं जहां पे कार्डर बेस्ड पॉलिटिक्स है या जहां पे लोगों के भीतर जो है ना थोड़ा डर है। मैं पटना में था, क्योंकि पटना की आप मैक्सिमम रिपोर्ट्स देखिएगा ना श्रेया जी, तो आपको एंटी गवर्नमेंट नजर आएगी। दिल्ली से आने वाला जो मैक्सिमम मीडिया है ना, वो पटना में उतरा है। कल प्रियंका भारती कह रहे थे कि फतुहा के भीतर जो है वो तेजस्वी यादव की इतनी भव्य रैली हुई थी, और फतुहा जो है इस बार बदलाव के मूड में है। अब मुझे सिर्फ हंसी आई, क्योंकि उसी फतुहा में एक बहुत बड़ा बैग फैक्ट्री लगी है, जिस बैग फैक्ट्री में सैकड़ों हजारों फतुहा के लोगों को रोजगार मिल रहा है। मैं चाहूंगा आप उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करें और आपको जो है हम उसके विजुअल्स वगैरह सब भेज देंगे कि प्रियंका भारती कभी भी आपको फतुहा में लगी उस फैक्ट्री और वो जो टेक्सटाइल हब बन रहा है उसकी बात करते हुए नजर नहीं आएंगी। तो बोला कुछ और जाता है, होता कुछ और है। पटना में 10 लोगों के आगे माइक आप मुंह पे लगाइए तो वो आपको कहेंगे कि राजद की सरकार आएगी। माइक बंद कीजिए, उनसे बात कीजिए, वो कहेंगे कि महागठबंधन हारेगा, एनडीए की सरकार बनेंगी। आप पूछेंगे कि माइक पे आपने उल्टा क्यों बोला, तो बोला भैया हमको अपनी दुकान चलानी है, हमको यहाँ रहना है। तो इन दोनों चीजों में बहुत बड़ा फर्क होता है और यही वजह होती है कि ग्राउंड घूम के जो लोग आकलन करते हैं सिर्फ,
वो बाद में कहते हैं कि ईवीएम हैक हो गया या आखिरी के 10 दिन में माहौल बदल गया या अचानक से साइलेंट वोटर ने चीजें कर दी। नहीं, कुछ नहीं होता ऐसा। जमीन पे 1.5-2 महीने पहले मैक्सिमम लोग डिसाइड कर चुके होते हैं कि किसकी सरकार बनानी है। 1.5-2 महीने में कोई चुनाव नहीं पलटा करते भारत जैसी डेमोक्रेसी में और बिहार जैसे राज्य में। नहीं, यही कारण था कि हमने सोचा कि जैसे अभी 6 तारीख को होने वाली है पहले फेज की वोटिंग, तो हम आपसे थोड़ी बात करें, एक ओपिनियन लेते हैं और अपने दर्शकों को भी दिखाते हैं। खैर, हम फेज 2 से पहले फिर से आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सेफ रहिए और ऐसे ही नैरेटिव्स और अच्छी अच्छी ग्राउंड रिपोर्ट्स हमारे लिए करते रहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।